के 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो 24/8/2021 की शिफ्ट सेकेंड को हुआ था। इससे पहले शिफ्ट 1 का मैंने बना रखा, ना देखा हो तो देख लेना। अभी तक पढ़ का एग्ज़ाम 3 बार हो चुका है, 2021 में, 2022 में और 2023 में। 2024 में नहीं हुआ था, अब 2025 में 6 और 7 सितंबर को होने जा रहा है। वही 2021 में 2 शिफ्ट्स में हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड में। शिफ्ट फर्स्ट का करा दिया, ये शिफ्ट सेकेंड का है। 22-23 में 4 शिफ्ट्स में हुआ था, वो सारे पेपर लेकर आएंगे। 2025 में भी 4 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होगा। चलिए हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑर्डर डिड दी फॉलोइंग कम टू इंडिया, यानी कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फाहान और हैंसोंग। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ऑप्शन बी है सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन सी है सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। ऑप्शन डी है थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा सी, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। सबसे पहले फान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, फिर हैंसोंग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, और लास्ट में बाद में टॉमस रो आया था जहांगीर के शासनकाल में। तो सबसे पहले कौन आया था? फान आया था, किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, तो सेकेंड पहले होगा। फिर हमारा जो है, फिर हमारे हैंसोंग आए थे, किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में, यानी कि थर्ड होगा। फिर कौन आया था? टॉमस रो आए थे, जो किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में, यानी कि फर्स्ट होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। व्याख्या भी है कि जो फाहन थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। कब से कब तक था? 399 से लेकर 412 था। कब से कब तक था? 399 से 412 ईस्वी। फिर हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। कब से कब तक था? 630 से 643 ईस्वी तक था। नेक्स्ट हमारे टॉमस रो थे। टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ये 1615 से 1617 ईस्वी तक थे। नेक्स्ट हमारा है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से जो था वो पराजित हुआ था? ऑप्शन ए है बक्सर, ऑप्शन बी है प्लासी, ऑप्शन सी है बॉडी बॉस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लासी। सिराजुद्दौला थे वो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। वहीं जो ये बक्सर का युद्ध था ये 1764 1764 में और बॉडी वॉश का 1760 में जो था वो हुआ था। व्याख्या भी है कि सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में जो था वो अंग्रेजों से पराजित हो गया था। वहीं प्लासी का युद्ध हुआ कब था? 1757 1797 में। किसके किसके बीच में? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। विजयी कौन हुआ था? अंग्रेज। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी 1764 में। किसके किसके बीच में? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के त्रिगुट और अंग्रेजों के बीच में। विजयी कौन हुआ था? अंग्रेज। थर्ड है बॉडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। किसके किसके बीच में? फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के मध्य में। विजयी कौन हुआ था? अंग्रेजी सेना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। हड़प्पा नीति की बात करें तो हड़प्पा नीति के कट्टर समर्थक जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, हड़प्पा नीति के कट्टर समर्थक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। व्याख्या भी है कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 1848 से 1856 तक था लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प्पा नीति अपनाई, जिसके तहत 17 अच्छा हुआ क्या था? जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने जो ब्रिटिश क्षेत्र था उसमें सम्मिलित करने के लिए जो भारतीय राज्य थे उनको राज्य हड़प्पा नीति अपनाई थी। ठीक है, और 1848 से 1856 तक इनका शासनकाल था और इसमें इन्होंने सतारा, जेतपुर, संभलपुर, मगहट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध का जो था वो विलय किया था। डलहौजी के समय ही पहले रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में।
तो पहली रेल कब चली थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ऑप्शन ए है कि चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रसिद्ध सेनापति थे। ऑप्शन बी है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन सी है कि हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि भारत के इतिहास में अगर हम धन्वंतरी की बात करें तो धन्वंतरी ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनकी सभा को सुशोभित करने वाले कौन थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे। व्याख्या भी है कि भारत के इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी थे। ये गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। वहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है और इनके दरबार में ही फाहन आए थे। ये शल्य क्रिया के प्रवर्तक और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। कौन थे? शल्य क्रिया के थे प्रवर्तक और कौन थे? ये आयुर्वेदाचार्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से इनके 9 रत्न थे। 9 रत्नों में से एक थे धन्वंतरी। अन्य छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटक पर बररुचि, अमर सिंह, बारह मिहिर और कौन थे? कालिदास थे। ठीक है, कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में थे। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। ऑप्शन ए है मेगस्थनीज, ऑप्शन बी है फाहन, ऑप्शन सी है हैंसोंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका जो थी वो मौर्य काल का विवरण करती थी, मौर्यकालीन भारत का। तो उस समय किसने लिखी थी? ये मेगस्थनीज ने लिखी थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। ठीक है, उन्होंने इंडिका लिखी थी। फाहन चंद्रगुप्त द्वितीय, हैंसोंग हर्षवर्धन। ये सब याद रखना। कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली जो इंडिका है इसके लेखक जो थे वो मेगस्थनीज थे। ये विदेश यात्राएं हैं, ये भारत में यात्रा का समय है और ये इनकी रचनाएं हैं। तीनों इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जैसे कि जो मेगस्थनीज थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्होंने इंडिका लिखी थी। ये 300 400 299 तक ईस्वी तक थे। कब से कब तक थे? 304 से 299 तक। वहीं जो फाहन थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। इन्होंने फो कु की लिखी थी। क्या लिखी थी? फो कु की। कब से कब तक? 399 से 412 ईस्वी। फिर जो हैंसोंग थे ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इन्होंने सी यू की लिखी थी। 630 से 643 तक थे। ठीक है, तो इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। कब से कब तक? 304 से 299। फाहन किसके क्या क्या लिखी? फो कुकी लिखी। कब आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 399 से 412 ईस्वी। हैंसोंग हर्षवर्धन में आए थे। सी यू की लिखी थी 630 से 643। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1926, ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन डी है 1928। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1928। साइमन कमीशन 1928 में भारत जो था वो पहली बार आया था। ठीक है, कब आया था? 1928 में। व्याख्या भी है कि साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन के सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे। यह दल फरवरी 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा था। भारतीयों को सदस्य न बनाए जाने के कारण संपूर्ण देश में विरोध, शुरू हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे के साथ जुलूस निकला था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ये भारत कब आया था? ये फरवरी 1928 में भारत पहुंचा था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। ठीक है, कौन थे? सर जॉन साइमन। इस कमीशन के जितने भी सदस्य थे सभी के सभी क्या थे? अंग्रेज थे। भारत में के कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका पूरा देश में विरोध हुआ था और साइमन गो बैक के नारे, साइमन वापस जाओ के नारे भी दिए गए थे। और वहीं इसकी जो विरोध करते हुए लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु भी हो गई क्योंकि इसी विरोध में इनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया था। लाठीचार्ज के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने कहा था लाला लाजपत राय जी ने कि मेरे ऊपर पड़ने वाली
एक एक लाठी का जवाब मेरे जो हैं वो हिंदुस्तान देगा, और ये सत्य भी साबित हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। ऑप्शन ए है बम्बई, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है कराची और ऑप्शन डी है लखनऊ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। कि कांग्रेस के सम्मेलन के ये स्थल हैं, ये उनके वर्ष हैं और ये प्रमुख कार्य यानी कौन सा कार्य कब हुआ? तो हमारे भारतीय पहला जो था वो 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। किसने किया था? बिमल बनर्जी में इसमें क्या हुआ? स्थापना हुई। जिससे हमारी बात करें 1916 में ये कांग्रेस का जो अधिवेशन था ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने की। किसने की? अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें हुआ क्या था? इसमें गरम दल और जो नरम दल थे, साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे, इनके मध्य में समझौता हुआ था। वहीं लाहौर का जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। 1929 में की थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में की थी कराची अधिवेशन में। इसमें जो मूल अधिकार थे और आर्थिक कार्यक्रम थे इसकी संकल्पना पारित हुई थी। नेक्स्ट है कि मैच दी फॉलोइंग यानी निम्न का हमें मिलान करना है। नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी, लाला हरदयाल, गदर पार्टी, सुभाष चंद्र बोस, मित्र मेला, बीडी सावरकर, और हमारा कौन सा है? होम रूल लीग, और वो कौन है? श्रीमती एनी बेसेंट। तो हमें इसका मिलान करना है। ये नेशनल आर्मी थी, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी और मित्र मेला की बीडी सावरकर ने की थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आर्मी सुभाष चंद्र बोस यानी ए का 2, तो ए का 2 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, बी का 1, मित्र मेला की बीडी सावरकर यानी तीसरे का तीसरा, और होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट यानी कि डी का 4। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1943 में हुई थी। इसमें रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1943 में। किसकी? इंडियन नेशनल आर्मी की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भौकना। किसने? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। कब की? 1913 में। मित्र मेला की स्थापना कब हुई? 1899 में हुई। किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने की। वहीं होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई। किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने 1916 में ही सितंबर में की थी होम रूल लीग की स्थापना। ये भी याद रखना। किसने किसने की? अप्रैल में की बाल गंगाधर तिलक ने और सितंबर में की एनी बेसेंट ने। कब? 1916 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? ऑप्शन ए है खान, अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी है फजलुल हक, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो वो कौन थे जिसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो महात्मा गांधी जी थे इनके खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना ने ही पाकिस्तान की नींव रखी थी। उसकी है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन 1920 से 1921 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण था कि तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने किसके जुड़ने का विरोध किया था? महात्मा गांधी का। किसके साथ? खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन हुआ कब था? 1920-21 में। किसने नेतृत्व किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। और इसका प्रमुख कारण क्या था शुरू होने का?
था तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना। ठीक है, वही अखिल भारतीय पद कमेटी की अध्यक्षता भी महात्मा गांधी ने ही की थी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ऑप्शन ए है गदर पार्टी, ऑप्शन सी है अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी है अभिनव भारत ग्रुप और ऑप्शन डी है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। किसमें? काकोरी षड्यंत्र केस में। कौन? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। व्याख्या भी है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल द्वारा कानपुर में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई? 1924 में। किसके द्वारा की गई? सचिंद्र सन्याल द्वारा की गई। कहाँ की गई? कानपुर में। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि अंग्रेजी शासन था उसको उखाड़ फेंकना। HAR ने 9 अगस्त 1925 को पैसा इकट्ठा करने के उद्देश्य से लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटा था। क्या इसने किया था? इसने जो हमारा काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को, इसी में ही 8 डाउन मालगाड़ी को रोका था और सरकारी खजाना लूटा था। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था और राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी और सचिन सल्यान को आजीवन कारावास भी दिया गया था। ये भी याद रखना। तो HR की फुल फॉर्म क्या होती है? HRA की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। किसने की थी? सचिंद्र सन्याल ने की थी। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। क्या हुआ था? पैसा इकट्ठा करके लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर मालगाड़ी को रोका था और उसे खजाना लूटा था। लूटने का विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसके अतिरिक्त इसमें राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां थे। वहीं दिसंबर 1927 में फांसी मिली थी अशफाक उल्ला खां को और सचिन सन्याल को आजीवन कारावास मिला था। ये भी याद रखना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई। किसने की? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की। अनुशीलन समिति 1907। किसने? बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। अभिनव भारत 1904। किसने? विनायक दामोदर सावरकर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। किसने? सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। किसने? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। नेक्स्ट है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है कावेरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा। जो नागा अर्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर बना है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि नागा अर्जुन, अर्जुन आ रहा है और अर्जुन और कृष्णा की जोड़ी कितनी फेमस है ना। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, इसलिए नागा अर्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना है। तो ऐसे याद रखना, अर्जुन कृष्णा, तो नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। व्याख्या भी है कि जो नागा अर्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर बना है। पोला परम सिंचाई परियोजना ये गोदावरी नदी पर है। रामगंगा परियोजना ये रामगंगा जो कि गंगा की सहायक नदी उस पर है। और शिव समुद्रम परियोजना ये कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना कहाँ पे है? कावेरी नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1953, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1958। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार यानी पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई 1953 में की गई थी। व्याख्या भी है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले शेरपा तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे शेरपा तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। इन्होंने ये फतेह कब की थी? 1953 में की थी। वहीं बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और अरुणिमा सिन्हा कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने पूर्ण की थी। फर्स्ट बार चढ़ाई कब की गई थी? 1953 में। किसने की थी? शेरपा तेंजिंग ने और एडमंड हिलेरी ने। कहा? माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है। वहीं प्रथम भारतीय महिला की थी जो एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वो बछेंद्री पाल थी और कृत्रिम पैरों से चढ़ी थी वो अरुणिमा सिन्हा थी। ये सब याद रखना।
नेक्स्ट है कि भरतपुर में स्थित पंछी अभ्यारण्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ऑप्शन ए है कि भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है दर्रा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है घाट प्रवाह अभ्यारण्य। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर राजस्थान के भरतपुर में स्थित पंछी अभ्यारण्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हमारी व्याख्या है कि भरतपुर में स्थित पंछी अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम जो है वो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर में। वहीं घाट प्रभा पंछी अभ्यारण्य बेलगाम कर्नाटक में है। कर्नाटक के बेलग्राम में है घाट प्रभा पंछी अभ्यारण्य। बेलग्राम की बात आई है तो याद रखना क्या है, तो हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे माइंड में क्लिक किया होगा कि 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में जो थे वो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो 1924 का बेलगाम अधिवेशन था। वहीं दर्रा अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? ये मुकुंद हिल्स अब है पार्क राजस्थान में। कौन सा? मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में है दर्रा अभ्यारण्य। और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य ये कहाँ है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। ऑप्शन ए है डल्ली राजहरा, ऑप्शन बी है कोरबा, ऑप्शन सी है उमरिया और ऑप्शन डी है राजनांदगांव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत डल्ली राजहरा है। भिलाई यानी लाइरस छत्तीसगढ़ से, रूस जो है उसके साथ सहयोग से किया गया था। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये भी याद रखना क्योंकि ये भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का लोहा अयस्क की प्राप्ति डल्ली राजहरा खान से प्राप्त होती है। ये खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। और कोरबा खान एक कोयला खान है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। तो लाई रस छत्तीसगढ़ से ऐसे याद रखना, लाई मतलब भिलाई, रस यानी कि रूस और छत्तीसगढ़ यानी कि छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि दिए गए दर्रों और इसके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, लेकिन दर्रों में बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। पहला है कि जोजिला और बुर्जिला ये जम्मू कश्मीर में है। बिल्कुल सही बात है ये कि जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर पहले भारत का राज्य था लेकिन अब भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। नेक्स्ट है कि बारालापचा दर्रा और शिपकिला दर्रा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल गलत बात है क्योंकि कई बार मैंने बताया है कि शिप हम ले जाएंगे। शिप कौन ले जाएगा? शिप हम ले जाएंगे। हम ले जाएंगे कौन? हम कौन ले जाएंगे? हम मतलब हिमाचल वाले यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो शिपकिला दर्रा कहाँ है? शिप हम ले जाएंगे यानी शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और बारालापचा दर्रा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो बारालापचा दर्रा और शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, इसलिए उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। गलत बताना था तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वहीं थांगाला नीति पास और लिपुलेख दर्रा ये कहाँ है? तो ये नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। जलेपला दर्रा कहाँ है? ये भी सिक्किम में है। भारत में थागाला, नीति पास और लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, थागाला दर्रा और नीति पास दर्रा ये सब है हिमाचल प्रदेश में। तो तीसरा भी कहीं गलत है, लेकिन दूसरा और तीसरा यानी कि दो ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। क्योंकि नीतिला दर्रा और हमारा माना दर्रा और जो हमारा लिपुलेख दर्रा है, थागा दर्रा है, ये सब उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? शिपकिला दर्रा है। इसीलिए हमारा ऑप्शन सेकेंड और थर्ड सही हो जाएगा। गलत पूछा था इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। व्याख्या भी है कि जोजिला दर्रा और बुर्जिला दर्रा कहाँ है? तो जोजिला दर्रा और बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नीति पास दर्रा, माना रखा, लिपुलेख दर्रा ये सारे दर्रे कहाँ है? उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा सिक्किम में है और थांगाला दर्रा ये लद्दाख में है। बारा शिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में है। तो याद रखा, ये स्लाइड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। व्याख्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। ऑप्शन ए है ब्याज दर, ऑप्शन बी है शेयरों की कीमत, ऑप्शन सी है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत कर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति।
नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की क्या होती है? वृद्धि की अधिक संभावना होगी। व्याख्या भी है कि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना है। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। व्याख्या भी है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। इसकी स्थापना 1951 ही में की गई थी। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये भारत सरकार के अधीन। वहीं आरबीआई की स्थापना 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष चार्ल्स वॉन स्मिथ थे। पहले भारतीय CD देशमुख थे। अब मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष आरबीआई के कौन है। इसका लोगो है टाइगर विथ पाम ट्री। वहीं नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थी। नेक्स्ट है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए है तृतीयक, ऑप्शन बी है प्राथमिक, ऑप्शन सी है द्वितीयक, ऑप्शन डी है कृषि। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तृतीयक। सेवा क्षेत्र को ही हम तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। व्याख्या भी है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक और उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक कहते हैं। वहीं GDP को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक यानी कि कृषि, द्वितीयक यानी कि उद्योग, तृतीयक यानी कि सेवा में। ठीक है, इन GDP को हमने कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? 3। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में एग्रीकल्चर आता है, द्वितीयक में हमारे उद्योग वगैरह आते हैं, तृतीयक में सेवा आता है। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक है वो कौन जानते हैं? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन डी है नॉर्मन एडवर्ग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। वहीं हमारे यहाँ जो है ग्रीन रिवोल्यूशन है यानी कि हरी क्रांति है, इसके हैं MS स्वामीनाथन। बलवंत राय मेहता पंचायती राज से संबंधित हैं। व्याख्या है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति जनक दूध उत्पादन से है। बलवंत राय मेहता पंचायती राज से हैं। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ भारत में आर्थिक सुधार हुआ था 1991 में। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन थे 1991 में? PV नरसिम्हा राव। जब हुआ था क्या? आर्थिक सुधार। व्याख्या भी है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 ईस्वी के समय प्रधानमंत्री जो थे वो PV नरसिम्हा राव थे और जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस समय ही आर्थिक सुधार हुआ था और राव मनमोहन नीति भी कहते हैं कि राव यानी PV नरसिम्हा राव और मनमोहन यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इसलिए राव मनमोहन नीति भी कहते हैं। और इसके तहत ही LPG यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, LPG यानी कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है पुलिस, ऑप्शन बी है कानून और व्यवस्था, ऑप्शन सी है जेल और ऑप्शन डी है दंड प्रक्रिया। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंड प्रक्रिया संहिता। ये राज्य सूची में नहीं है। राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, इस तरह से हमारी सूचियाँ 3 होती हैं: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। राज्य सूची जिसमें राज्य जो होता है वो उसके विषय होते हैं, उसमें पुलिस आता है, कानून और व्यवस्था आती है, जेल आता है। दूसरी हमारी संघ सूची होती है जिसमें संघ निर्णय लेती है। तीसरी संवर्ती होती है जिसमें संघ और राज्य दोनों लेते हैं। इसने नहीं पूछा था राज्य सूची में, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। व्याख्या भी है कि पुलिस,
कानून व्यवस्था और जेल ये सभी राज्य सूची के हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता ये किसका विषय है? ये समवर्ती सूची का है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा है, जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है कि अर्धसंघीय संरचना, ऑप्शन बी है प्रतिबंध न्यायतंत्र, ऑप्शन सी है शक्तियों का वितरण और ऑप्शन डी है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। यह भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि हमारे यहाँ अर्धसंघीय संरचना, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये सभी हैं। व्याख्या है कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि हमारे यहाँ लिखित संविधान है, संविधान ही सबसे ऊपर है, कई सारे संविधानों से मूल तत्वों को ग्रहण किया गया है, नम्यता है, अनम्यता का समन्वय है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, सरकार का संसदीय रूप है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी किसी भी धर्म को नहीं मानता है, सारे धर्म बराबर हैं, शक्तियों का विभाजन है और सार्वभौम वयस्क मताधिकार है और एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी है राजनीति के निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनीति के निर्देशक तत्व। भारतीय नागरिक होते हैं, उनको आर्थिक न्याय जो होता है वो राजनीति के निर्देशक तत्व प्रदान करते हैं। वही जो मौलिक अधिकार है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है और वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस से लिए गए हैं, स्टार्टिंग में नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं, पहले 10 थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। डीपीएसपी ये हमारे यहाँ आयरलैंड से ग्रहण की गई है। व्याख्या भी है कि भारतीय संविधान नागरिकों को आर्थिक न्याय उद्देशिका एवं राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत प्रदान करता है। उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा है। वहीं आर्टिकल 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित कर आय, स्थिति, उसकी सुविधाएं, अवसरों में समानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित और संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए है 38 आर्टिकल, ऑप्शन बी है आर्टिकल 40, ऑप्शन सी है आर्टिकल 44, ऑप्शन डी है आर्टिकल 46। यानी कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारें होती हैं उनको ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 40। यानी कि अनुच्छेद 40 जो होता है वो क्या करता है, ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। व्याख्या भी है कि हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे कि आर्टिकल 38 होता है उसमें राज्य के द्वारा समाज कल्याण जो होता है उसको बढ़ावा दिया जाता है। वहीं अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है और अनुच्छेद 46 में समाज के जो कमजोर वर्ग होते हैं जैसे SC ST इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी है रॉयल कमीशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। वहीं अशोक मेहता कमेटी ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा। व्याख्या भी है कि भारत में प्रतिवर्ष यानी कि भारत में हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल 1990 को ही 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था।
बलवंत राय मेहता समिति 1957 की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी और अशोक मेहता समिति 1977 ने द्विस्तरीय पर पंचायती राज की जो संस्तुति है उस पर क्या किया था, संस्तुति की थी। तो हमारे यहाँ पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन हुआ था 24 अप्रैल 1992 को, इसमें अधिनियम लागू हुआ था इसीलिए। वहीं बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लेकर आई और अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय लेकर आई थी 1977 में। नेक्स्ट है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। ऑप्शन ए है स्विच चालू होने पर, ऑप्शन बी है स्विच बंद होने पर या चालू होने पर। फोर्थ था इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता, तो इसमें सबको बोनस मार्क्स मिले थे क्योंकि बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच बंद होने पर होता है, इसीलिए इस पर सभी ने समान अंक दिए गए थे। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए है फैराडे, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है एम्पियर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। ठीक है, ये सारी इकाई याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो विद्युत धारिता होती है, को विद्युत धारिता की इकाई फैराडे होती है, प्रतिरोध की ओम होती है, विद्युत विभव की वोल्ट होती है और विद्युत धारा की एम्पियर होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की होती है एम्पियर। प्रतिरोध पूछी जाती है तो ओम होती है, वहीं विद्युत धारिता की फैराडे और विद्युत विभव की होती है वोल्ट। नेक्स्ट है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि जो नींबू होता है वो कैसा होता है, खट्टा, लेकिन क्यों होता है, इसके उसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है ऑक्सेलिक अम्ल, ऑप्शन डी है फॉर्मिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा उसमें ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल। यानी कि जो नींबू होता है वो इसीलिए खट्टा होता है क्योंकि उसमें साइट्रिक अम्ल यानी कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। व्याख्या भी है कि जो नींबू होता है उसमें साइट्रिक अम्ल पाते हैं, वहीं जो सिरका होता है इसमें एसिटिक अम्ल होता है, टमाटर होता है उसमें ऑक्सेलिक अम्ल होता है और जो चींटी होती है इसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कई बार पूछा जा चुका है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है, तो जो चींटी होती है उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। नींबू की बात करें तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में। वहीं सिरका में कौन सा अम्ल होता है, उसमें होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक की अगर बात करें तो उसमें सिरका में होता है। टमाटर में क्या होता है, टमाटर में होता है ऑक्सेलिक अम्ल और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। कई बार पूछा जा चुका है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक। नींबू में होता है साइट्रिक, टमाटर में ऑक्सेलिक और सिरका में एसिटिक। नेक्स्ट है कि कर्कट जन्य रसायन से होता है, यानी कि जो कर्कट जनक रसायन है उससे क्या होता है। ऑप्शन ए है हृदय रोग, ऑप्शन बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है कैंसर और ऑप्शन डी है दमा यानी कि अस्थमा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैंसर। कर्कट जनक रसायन से कैंसर होता है। व्याख्या भी है कि कर्कट जनक रसायन से कैंसर रोग होता है। कैंसर कोशिकाओं के एक जो समूह होता है उसको आमंत्रित वृद्धि, रोग, आक्रमण और अपरूपांतरण से होता है। कैंसर के कई सारे रूप होते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर होता है जो हमारे ब्लड में होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, बोन कैंसर होता है और मुंह का कैंसर होता है। ठीक है, कर्कट जन्य रसायन से कैंसर होता है। कैंसर कई प्रकार का होता है। नेक्स्ट है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है अंतःचर्म यानी एंडोडर्मिस, ऑप्शन बी है अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस, ऑप्शन सी है चर्म यानी कि डर्मिस और ऑप्शन डी है विशिष्ट चर्म यानी कि स्पेशल डर्मिस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस। त्वचा जो होती है हमारी स्किन, इसकी ऊपरी सतह जो होती है वो एपिडर्मिस यानी कि अधिचर्म कहलाती है। व्याख्या है कि त्वचा की ऊपरी सतह को हम अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस कहते हैं, वहीं इसकी जो मध्य वाली परत होती है उसको डर्मिस कहते हैं और सबसे गहरी परत होती है उसको सबक्यूटिस कहते हैं। तो ऊपरी परत अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस, मध्य वाली डर्मिस और सबसे गहरी वाली सबक्यूटिस होती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो मैथ के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो मैथ के क्वेश्चंस में हम सिर्फ आपको आंसर बताएंगे और इसका पहला आंसर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा ए। और जब इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हमें दिया गया है तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर
निकल आएगा। ठीक है, तो मैथ जो होती है वो 5 नंबर की पूछी जाती है। 37/1/2 में कुल कितने 1/8 है? इससे आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, 300। ठीक है, इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और हमें इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा 300। ये 24/8 की 2021 की शिफ्ट सेकेंड का है, 5 नंबर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 19/32। व्याख्या हमारी इस तरह से है, किस तरह से सॉल्व करने पर 19/32 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है, तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10.8 यानी कि 10.8। व्याख्या हमारी इस तरह से है कि माना शहर की वर्तमान जनसंख्या 100 है और इस तरह से सॉल्व करने पर 10.8% हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 47 यानी कि 47। हमारी इस तरह से व्याख्या दी गई है कि हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और हमें कितना मिल जाएगा, जैसे कि 13 परिणामों का एक 13 × 68 = 884 है, प्रथम 7 का 7 × 63 = 441 और अंतिम 7 का 7 × 70 = 490। तो 7वां परिणाम इस तरह से हम इसे ऐड करेंगे और इसे माइनस करके इस तरह से 47 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हिंदी आ गई है। हिंदी 5 नंबर की पूछी जाती है और इसका जो गद्यांश होता है वो 10 नंबर का पूछा जाता है। इस तरह से टोटल 15 नंबर की हिंदी होती है, क्योंकि 5 में तो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं और 10 में आपका गद्यांश होता है और गद्यांश के क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो 15 नंबर की हिंदी होती है। फर्स्ट है कि इनमें से तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है तीव्र, ऑप्शन बी है तृष्णा, ऑप्शन सी है त्यागी और ऑप्शन डी है कुंठित। विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा, विलोम का मतलब होता है उल्टा। वे शब्द जो उल्टे अर्थ देते हैं उन्हें विलोम कहते हैं। कुंठित, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम कुंठित होगा। हमें कुछ शब्दों के यहाँ पे विलोम दे रखे हैं, जैसे कि तीक्ष्ण का विलोम कुंठित होता है, तीव्र का विलोम मंथर यानी कि मंद होता है, तृष्णा का विलोम वितृष्णा या तृप्ति होता है और त्यागी का विलोम ग्रही होता है। ग्रही जो घर में रहता है इसका विलोम होगा त्यागी, जो त्याग देता है सब कुछ। तीव्र मतलब बहुत तेज होता है और इसका विलोम बहुत ही धीरे गति से यानी मंद होगा। तृष्णा का विलोम वितृष्णा या फिर तृप्ति होगा और तीक्ष्ण का कुंठित होगा। नेक्स्ट है कि गजवदन का पर्यायवाची है, यानी कि गजवदन का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो समानार्थी होते हैं, यानी कि जो समान एक जैसे अर्थ देते हैं, उन्हें कहते हैं पर्यायवाची यानी कि सिनोनियम्स। ऑप्शन ए है गर्जन, ऑप्शन बी है मेघनाद, ऑप्शन सी है गणपति और ऑप्शन डी है विष्णु। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणपति। गजबदन, गज मतलब होता है कि गज मतलब होता है हाथी, यानी गज बदन यानी हाथी के समान बदन, तो किसका था? गणपति यानी कि गणेश भगवान जी का था। ठीक है, व्याख्या भी है कि गज बदन के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कई सारे शब्द होते हैं जो हम गणेश जी के लिए यूज करते हैं, जैसे कि विनायक, विघ्न नाशक यानी कि विघ्न यानी कि कष्टों को दूर करने वाले, नाश करने वाले, विघ्न नाशक। भवानी नंदन, भवानी मतलब माता पार्वती और नंदन मतलब उनके पुत्र, माता पार्वती के पुत्र भवानी नंदन। गौरी नंदन यानी माता पार्वती को गौरी भी कहते हैं, तो गौरी नंदन यानी माता पार्वती के पुत्र। गज आनन, आनन मतलब मुंह, गज मतलब जो होता है वो होता है हाथी, तो हाथी के समान जिनका मुख है वो भी गणेश जी ही हैं। गणेश, गणपति, गणनायक, लंबोदर, लंबा उदर यानी कि लंबा है उदर जिसका है वो भी गणेश जी हैं। अंबिकेपु और अनविकेप और वक्रकुंड, ठीक है, वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा कहते नहीं है, तो ये सब गणेश जी के पर्यायवाची होते हैं। तो गजवदन, विनायक, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, गौरी नंदन, गजानन, गणेश, गणपति, गणनायक, लंबोदर, अंबिकेप, वक्रकुंड, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? गणेश जी के। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है। ऑप्शन ए है कंटक, ऑप्शन बी है विकीर्ण, ऑप्शन सी है कुचेला, ऑप्शन डी है कंटका किरण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंटका किरण। कांटों से भरा हुआ यानी कि कंटका किरण हो जाएगा। व्याख्या भी है कि कांटों से भरा हुआ, इसके लिए हम कंटका किरण कहते हैं।
छितसाया या फैलाया हुआ उसके लिए विकीर्ण होता है। जिसका अंत ना हो उसको हम अनंत कहते हैं। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, और जिसका वर्णन ना हो उसकी अवर्णनीय। ठीक है, तो कंटका किरणें मतलब ऐसा चीज जो कांटों से भरी हुई हो उसे कंटका किरण कहते हैं। विकीर्ण मतलब फैला हुआ या फिर छितसाया, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, और जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय। नेक्स्ट है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है कि दूध इंस्पेक्टर होना, ऑप्शन बी है मिलजुल कर रहना, ऑप्शन सी है पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, और ऑप्शन डी है उचित निर्णय करना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उचित निर्णय करना। दूध का दूध और पानी का पानी करना मतलब निर्णय कैसा करना, उचित निर्णय करना। व्याख्या भी है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी कि उचित निर्णय लेना। अंधे की लाठी होना, जो अंधे होते हैं उनकी लाठी होना यानी सिर्फ एक सहारा होना, एकमात्र सहारा होना। अकल पर क्या पड़ जाना, पत्थर पड़ जाना, यानी बुद्धि कैसी हो जानी, नष्ट हो जानी। लोग कहते नहीं तुम्हारी अकल पे क्या पत्थर पड़ गए थे, मतलब तुम्हारी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो चुकी है। काला अक्षर किसके बराबर होना, भैंस के बराबर यानी कि अनपढ़ होना। और एक और एक 11 होना यानी एकता में क्या होना, शक्ति होना। तो दूध का दूध और पानी का पानी यानी उचित निर्णय करना। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। अकल पर पत्थर यानी कि बुद्धि नष्ट होना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि अनपढ़। एक और एक 11 यानी एकता में शक्ति। नेक्स्ट हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। नेक्स्ट हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जैसे कि बहिष्कार इस तरह से सी हो जाएगा, बहिष्कार। ठीक है, देखो इसमें जो है वो यहाँ पे इन्होंने जो बड़ी के पाए लगा दी इसीलिए गलत है, इसमें इन्होंने डंडा लगा दिया इसीलिए गलत है, और ये तो है ही गलत। तो बहिष्कार इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो होता है वो छुट्टी की पाई लगती है, डंडा बिल्कुल नहीं लगता। आधा सा बनता है और कार बनता है, तो बहिष्कार। ठीक है, क्या होता है, बहिष्कार। बहिष्कार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि दिए गए विकल्पों में बहिष्कार वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट है कि रीड दी पैसेज केयरफुली, यानी कि हमने इस पैसेज को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। एंड आंसर दी करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस 41 to 43। 41 से लेकर 43 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे पैसेज दिया गया है कि आई क्लाइम्ड इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट्स फर्स्ट that burned steadily near the door. I lay still trying to get to sleep, but my fear made that impossible. And soon I sat up in bed, peering into the darkness and occasionally glancing at the round window side of the ship, which seemed like a plate suspended in the darkness. For an hour I must have sat like this, and then I was suddenly roused by a draught of cold air. I jumped out of bed, not having allowed for the mention of the ship. I was instantly thrown across the room. तो ये हमारा पैसेज था, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑथर सेड पेयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। ऑप्शन ए ही हैड पुट आउट द लाइट, ऑप्शन बी है कि ही विश्ड टू सी द विंडो, ऑप्शन सी है द विंडो हैड लॉक्ड लाइक अ प्लेट, ऑप्शन डी है कि ही वाज अफेयर्ड। तो सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। द ऑथर सेड पेयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज ही वाज afraid. The author said peering into the darkness because he was afraid. Next, the author jumped out of bed because he heard a faint sound. Option B, he saw someone coming towards him. Option C, a cold breeze blew past his face. और option D है he was pushed by someone. सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। A cold breeze blew past his face. व्याख्या भी है कि द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। ऑप्शन डे है क्लोजिंग द डोर, ऑप्शन बी है क्लाइंबिंग इनटू बेड, ऑप्शन सी है रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाइंबिंग इनटू बेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, तो वो क्लाइंबिंग इनटू बेड, वो सबसे पहले बेड पे चढ़ता था। व्याख्या भी है कि द ऑथर डू फर्स्ट क्लाइंबिंग इनटू बेड। नेक्स्ट है कि गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। सिनोनियम मतलब होता है समानार्थी, पर्यायवाची। तो हमें जो प्राइड है उसका पर्यायवाची बताना है। वैसे प्राइड का मतलब गर्व या ऑप्शन ए है ह्यूमर, ऑप्शन बी है हेट, ऑप्शन सी है डिग्निटी, ऑप्शन डी है कॉर्डाइस।
तो ह्यूमर का मतलब तो होता है मिजाज। लोग कहते हैं तुम्हारा ह्यूमर अच्छा है, नहीं मिजाज अच्छा है। हेट का मतलब होता है घृणा करना, और इस मतलब होता है डरपोक। और डिग्निटी का मतलब होता है मर्यादा। तो प्राइड और डिग्निटी सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। व्याख्या भी है कि जहाँ पे हमें मीनिंग और वर्ड दिए हैं। प्राइड का मतलब स्वाभिमान होता है, ह्यूमर का मतलब मिजाज होता है, हेट का मतलब घृणा करना, डिग्निटी का मतलब मर्यादा, और कड़स का मतलब कायरता। इसलिए प्राइड का जो होगा वो डिग्निटी सिनोनियम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गिव एंटोनियम फॉर दी फॉलोइंग वर्ड कीन। एंटोनियम मतलब होता है उल्टा, यानी कि विलोम। हमें कीन का विलोम बताना है। पहला है डल, दूसरा है अलर्ट, तीसरा है हम्बल, ऑप्शन डी है ईगर। कीन का मतलब होता है इच्छुक, और ईगर का मतलब भी होता है इच्छुक। तो ये समानार्थी हो गया, इसलिए ये होगा नहीं। सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, डल। कीन का जो विलोम होगा वो डल होगा, ठीक है। व्याख्या भी कह रही है कि कीन का मतलब होता है तीव्र, यानी कि बहुत ही तेज। डल का मतलब होता है मंद, बहुत ही धीरा। तो तेज का मतलब तो धीरा ही होगा ना विलोम, तो कीन का विलोम डल होगा। अलर्ट का मतलब होता है चौकस, हम्बल का होता है विनम्र, और ईगर का मतलब होता है इच्छुक, ठीक है। और हमारे जो है विकल्प दिए गए, इससे संबंधित शब्द चयन करना है, यानी कि ओड वन आउट निकालना है। नहीं है मतलब इन दोनों में रिलेशन एक तरह से बताना है। ये हमारा रीजनिंग का है, और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कुत्ता रेबीज से संबंधित है, तो मच्छर किससे संबंधित है। पहला हमारा है प्लेग, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है मलेरिया, चौथा है डसना। यदि कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होगा। ऑप्शन सी संबंधित है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज। तो मलेरिया किसके काटने से होता है, मच्छर के। वहीं चूहे के काटने से प्लेग हो जाता है। व्याख्या है कि जिस प्रकार कुत्ता काटता है तो रेबीज होता है, उसी प्रकार मच्छर काटता है तो मलेरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है कि उस शब्द का चयन करना है जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, यानी ओड वन आउट निकालना है। पहला है नन धर्म संगिनी, दूसरा है सूरवीर, तीसरा है मुनि, चौथा है पादरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरवीर जो है वो अलग हो जाएगा, बाकी ये तीनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। व्याख्या है कि दिए गए विकल्पों में सूरवीर भिन्न है, जबकि महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भी सही है। इस तरह से रीजनिंग के हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, देखिए PMOC को उल्टा किया है, तो इस तरह से PMOC हो गया है। उस तरह से हम इसको उल्टा करेंगे तो ABD ये हो जाएगा, जो इन दोनों ऑप्शन में है। हमारा जो है वो UT ये भी उल्टा हुआ है, तो इस तरह से हम TN भी उल्टा कर देंगे, ठीक है, TN हो जाएगा। तो इन दोनों में से TN इसमें है, इसमें नहीं, क्योंकि इसमें ये दे ही रखा है, इसीलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा हुआ है। पहले ये 4 वर्ड उल्टे हुए हैं, फिर 2 बीच के उल्टे हुए हैं, फिर लास्ट के हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन ए है डॉटर पुत्री, ऑप्शन बी है ग्रैंड डॉटर पोती, ऑप्शन सी है मदर माँ, ऑप्शन डी है सिस्टर बहन। एक जो आदमी था उसने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ, यानी कि इस महिला की माँ के पति, यानी कि पति की बहन, यानी कि बहन मेरी बुआ है, यानी कि इसकी बुआ है, इसकी बुआ है और इसकी भी बुआ है, इन दोनों की बुआ है, तो ये दोनों भाई बहन होंगे, तो ये भाई है तो ये बहन होगी। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिस्टर, यानी कि बहन, ठीक है। व्याख्या भी हमने इस तरह से कि ये पुरुष है और ये महिला है, ठीक है। आदमी ने कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, अगर मेरी बुआ है तुम्हारी भी बुआ है, तो हम दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। व्याख्या भी इस कारक से स्पष्ट होता है कि वह महिला उस आदमी की क्या है, बहन है, ठीक है, ये ब्लड रिलेशन से था। नेक्स्ट है कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए है संडे रविवार, ऑप्शन बी है मंडे सोमवार, ऑप्शन सी है ट्यूसडे मंगलवार, ऑप्शन डी है वेडनेसडे बुधवार। ये हमारा जो था वो कैलेंडर से आया है। कैलेंडर है, ब्लड रिलेशन है, ऑड वन आउट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए,
रविवार है कुछ इस तरह से। अगर 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2006 को शनिवार होगा और 18 फरवरी 2007 को रविवार होगा। एक दिन बढ़ता है ना, तो 2005 से 2006 आएंगे, एक दिन बढ़ेगा, शुक्रवार से शनिवार। 2006 से 2007 में आएंगे, एक दिन बढ़ेगा, यानी शनिवार से रविवार हो जाएगा। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए। अब हमारी करंट अफेयर आती है जो 10 नंबर की है। ये 2021 प्रीवियस ईयर है तो वही हमारी करंट अफेयर है, लेकिन अब 2025 की करंट अफेयर तैयार करके जाना, जनवरी से करके जाना, ठीक है। जनवरी से लेकर आपका सितंबर में पेपर है, तो जनवरी से सितंबर तक की करंट अफेयर अच्छे से रिवीजन उसका कर लीजिए। अभी से स्टार्ट कर दीजिए रिवीजन करना। फर्स्ट है कि भारत के उस प्रथम, देख लीजिए ये वाले करंट अफेयर की कैसे पूछी जाती है, उस तरह से रेडी करना। क्वेश्चन, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताना है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, तो वो राजस्थान था, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं, जिसकी स्थापना सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने करवाई थी। वहीं जयपुर में ही नाहरगढ़ पोर्ट, जयगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल, जल महल स्थित है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, की कैपिटल है बेंगलुरु, ठीक है। व्याख्या है कि राजस्थान प्रथम राज्य था जिसने स्वास्थ्य बीमा कवर दिया था, स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया था। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से कुछ भुगतान तंत्र के नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाया था, तो वो मास्टर कार्ड का लगाया था। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष ओसबोर्न स्मिथ थे जो कि अंग्रेज थे, लेकिन पहले भारतीय इसके सीडी देशमुख थे। वर्तमान में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं और कौन है, ठीक है। और इसका लोगो है टाइगर विथ पाम ट्री। नेक्स्ट है हमारा कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया था, तो नमस्ते योग आयुष मंत्रालय ने किया था। आयुष यानी कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी एंड सिद्ध होम्योपैथी, ठीक है, इसने नमस्ते योग शुरू किया था। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था, तो नामित तो मरियप्पन थंगावेलु को किया गया था, लेकिन जो था वो दायित्व टेकचंद को दे दिया गया था क्योंकि इन्हें कोविड हो गया था, इसलिए सबको बोनस मार्क्स इसमें मिले थे, इसलिए सभी को इसमें बोनस मार्क्स मिले थे। नेक्स्ट है कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी कि जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या थी, तो वो 7.6% थी। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम जो था वो बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा था, तो वो बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन थी, ठीक है। व्याख्या भी हमारी यही है कि विद्या बालन के नाम पर रखा गया था और ये गुलमर्ग में स्थित है। ये रेंज कहाँ है, गुलमर्ग में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बस 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली था, तो वो हमारे जापान का था, याद रखना। इस बार 25 के आंकड़े याद करके जाना। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था, तो तमिलनाडु में डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की पार्टी की सरकार बनी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं इसमें एमके स्टालिन बने थे, ठीक है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके में कौन बना था, एमके स्टालिन बने थे। नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन टॉप पर था, तो वैश्विक शांति 2021 में जो था वो आइसलैंड था। नेक्स्ट हमारा है कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्ति, तो वो तेलंगाना ने क्या था, ठीक है, मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, इसलिए 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाते हैं। वहीं तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और बिहार की कैपिटल है पटना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं। ये 10 नंबर की करंट अफेयर समाप्त हुई और अब 10 नंबर की हमारी स्टैटिक जीके आ गई है, तो अच्छे से देख लीजिए। स्टैटिक जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा देश था जिसे थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है श्रीलंका। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भूटान को जानते हैं। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम, कोट्टम। वहीं नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। सबसे पहले उत्तराखंड के साथ, फिर उत्तर प्रदेश के साथ, फिर इधर बिहार के साथ, फिर इधर पश्चिम बंगाल और इधर सिक्किम के साथ। तो नेपाल कितने देश राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, 5 के साथ टच करता है। ये शिफ्ट 1 में पूछा भी गया था कौन कौन से, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है।
व्याख्या भी है कि भूटान को थंडर ड्रैगन यानी कि द लैंड ऑफ ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं। वहीं जापान को हम निप्पन नाम से जानते हैं और श्रीलंका को सीलोन के नाम से जानते हैं। तो भूटान को क्या कहते हैं? थंडर ड्रैगन यानी कि लैंड ऑफ ड्रैगन। जापान को क्या कहते हैं? निप्पन। और श्रीलंका को क्या कहते हैं? सीलोन। नेक्स्ट है कि रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन डी सऊदी अरब, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अगर हम रियाद की बात करें तो रियाद सऊदी अरब की राजधानी है और सऊदी रियाल इसकी करेंसी है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। व्याख्या भी है कि इस तरह से हमारी राजधानी और करेंसी दे रखी है। म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है नायपियाडा। नायपियाडा है राजधानी और करेंसी क्या है? क्वात। बांग्लादेश की ढाका, करेंसी है टका। सऊदी अरब की है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल। तो म्यांमार की नायपियाडा, बांग्लादेश की ढाका, सऊदी अरब की रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल। ढाका में करेंसी क्या है? टका और नायपियाडे में क्वात। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? कल ही ऐसे क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछे थे, तो कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कि 2000 से लेकर 3000 बच्चे डेली आंसर देते हैं कम्युनिटी पोस्ट में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे छोटा है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है मिजोरम। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से ही भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ये बातें याद रखना। क्षेत्रफल में पूछा था गोवा से ही हो जाएगा, कैपिटल इसकी पणजी है। जनसंख्या में पूछता सबसे छोटा तो सिक्किम हो जाता है। उत्तर भारत का राज्य है, कैपिटल इसकी गंगटोक है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। और राजस्थान ने जो है वो क्षेत्रफल में और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है, ये भी याद रखना। व्याख्या हमारी इस तरह से दे रखी है कि सिक्किम का ये क्षेत्रफल है, राजधानी गंगटोक। गोवा का ये क्षेत्रफल है, राजधानी पणजी। मेघालय का ये है और ये है शिलोंग। मिजोरम का और हमारी क्या है? कैपिटल आइजोल। है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष और ऑप्शन डी है 8 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। व्याख्या भी है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी कि राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का, यानी 6 साल का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन कभी नहीं होता। राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी क्या अस्थायी? कमेंट बॉक्स में बताना। तो राज्यसभा जो है एक प्रकार का स्थायी सदन है, ठीक है। इसका विघटन होता है? जी बिल्कुल भी नहीं, इसका विघटन कभी भी नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर च्युत होते हैं। इसके कितने सदस्य? 1/3, यानी कि 1/3, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में अपने पद से हटा दिए जाते हैं। तो राज्यसभा का चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। स्थायी सदन होता है, विघटन होता नहीं है, बल्कि 1/3 सदस्य 2 साल बाद पद से हटा दिए जाते हैं, पदच्युत होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इसमें संविधान का एक अनुच्छेद है 80, उसमें राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 250, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा और 238 सदस्य राज्य और संघ राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। विघटन होता है कभी नहीं। कितने सदस्य जो होते हैं वो पदच्युत होते हैं? 1/3। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। और इसमें से कितनी संख्या? 250। और कौन से अनुच्छेद में है? 80 में। जिनमें से कितने सदस्य? 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित और 238 सदस्य राज्य संघ के राज्यों के प्रतिनिधित्व। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? कि यूनाइटेड नेशनल डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन ए है 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 27 नवंबर, ऑप्शन डी है 30 नवंबर। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूएन यूनाइटेड नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। व्याख्या भी है कि
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन न्यूयॉर्क में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में। कौन से सम्मेलन के दौरान? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। वहीं 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। वर्तमान में इसके कितने देश सदस्य हैं? 193 हैं और इसकी 6 निकाय हैं, जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद, महासभा, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद और सचिवालय आता है। वहीं जो ये आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई कब थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मिलाते हैं। कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। किस सम्मेलन के दौरान? ब्रेटन वुड्स में। मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कितने सदस्य देश हैं? 193 हैं और इसके निकाय कितने हैं? तो वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो वो हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद और सचिवालय। इसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया और पूछ भी लिया गया था। ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है द हेग, ऑप्शन सी है एम्स्टर्डम, ऑप्शन डी है वियना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो द हेग नीदरलैंड में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसकी स्थापना 1940 में हुई थी और मुख्यालय इसका द हेग नीदरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है और इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। ओपेक यानी ऑयल पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी वियना में है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस में है। और वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। सभी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, स्थापना 1940। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा, स्थापना 1948। ओपेक वियना, स्थापना 1960। पेरिस, स्थापना 1940। विश्व बैंक वाशिंगटन DC, स्थापना 1944। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। विश्व में प्रसिद्ध जो खजुराहो की मूर्ति कलाएं हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। वहीं गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, उड़ीसा की भुवनेश्वर और महाराष्ट्र की मुंबई है। व्याख्या भी है कि जो खजुराहो की मूर्ति कलाएं हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। खजुराहो हिंदू और जैन धर्मों के स्मारकों का एक समूह है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में विश्वनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, पार्वती मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर इत्यादि हैं। तो खजुराहो की मूर्तिकला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? छतरपुर जिले में है। खजुराहो में है वो कौन से धर्म में है? तो हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है। ठीक है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण कौन से वंश के शासकों ने करवाया था? तो चंदेल वंश के। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में कौन कौन है? तो विश्वनाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर है, पार्वती मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है। ये सब याद रखना। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नवकालेवरा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा। प्रसिद्ध नवकालेवरा जो उत्सव है, ये उड़ीसा राज्य में संबंधित है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और यही प्रसिद्ध नवकालेवरा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा के ही कोणार्क में स्थित है, जो कि बहुत फेमस है, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। वहीं भगवान जगन्नाथ का पुरी मंदिर भी स्थित है, जिसे व्हाइट पगोड़ा भी कहते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। बिहार की कैपिटल है पटना, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर।
व्याख्या भी है कि प्रसिद्ध नवकालेवरा उत्सव ओडिशा राज्य से संबंधित है और मेवाड़ उत्सव ये राजस्थान का प्रसिद्ध है। यानी कि मेवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। और नवकालेवरा ये मनाया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बताइए इसमें से कौन सी गैस है जो हरित गृह नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो एक प्रकार की हरित गृह गैस नहीं है। नाइट्रोजन है ये 78% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हमारी व्याख्या भी है कि नाइट्रोजन एक प्रकार की हरित गृह गैस नहीं है। जो हरित गृह गैस ये होती है उसमें मीथेन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC आती है। वहीं नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और ओजोन ये सभी हरित गृह गैसें हैं। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? यानी कि आप जो अर्जुन पुरस्कार होते हैं वो किस में लिए देते हैं? ऑप्शन ए है कि जो आपातकाल आते हैं उसकी स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, ऑप्शन बी है कि युद्ध में वीरता के लिए, ऑप्शन सी है कि खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए और ऑप्शन डी है विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अर्जुन पुरस्कार हम किस लिए देंगे? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। व्याख्या है कि अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी यानी कि 1961 में हुई थी। तो 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र यानी अर्जुन की प्रतिमा सहित दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है, इसके आधार पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हमारा गद्यांश है कि स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीय विशेषताएं पैदा करता है। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो क्या करता है? ये मनुष्यों के अंदर उत्तम यानी बहुत अच्छे प्रकार की और स्मरणीय विशेषताओं को पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में युद्ध बिना किसी ईर्ष्या देश तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का इतना हाथ नहीं था जिनके उनके सदाचार और व्यवहार का था। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण ये है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग जो थे वो सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब हो, नर हों या नारी हों अथवा जो विभिन्न संप्रदाय के हों। इसके साथ ही ये एक धर्मनिरपेक्ष यानी जिसका कोई विषय अपना धर्म नहीं होता उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है। और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्ष ये राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते या थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राज स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है प्राप्त करने योग्य, ऑप्शन बी है प्राप्त की हुई, ऑप्शन सी है त्याग करने योग्य, ऑप्शन डी है त्याग की हुई। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राप्त करने योग्य। इस गद्यांश में जो स्मरणीय शब्द आया है इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि ऑप्शन ए है कि आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी, ऑप्शन बी है कि आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था, ऑप्शन सी है कि गुलाम देश की दशा कैसी थी और ऑप्शन डी है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो कैसा था। इस गद्यांश में मुख्य रूप से ये बताया गया है। व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था वो कैसा था इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है कि धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो विशेषताएं हैं वह बताना, ऑप्शन सी है अंग्रेजी राज्य के जो दोष होते हैं वे गिनाना और ऑप्शन डी है कि जनतांत्रिकता से हानि बताना।
से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो विशेषताएं होती हैं उनको बताना ही लेखक का उद्देश्य था। इस गद्यांश में व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश जो दिया गया था इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है इसकी जो विशेषताएं हैं उनको बताया जाए। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या होती है। ऑप्शन ए है कि जितने भी धर्म है उन सबका आदर करें। सेकेंड है कि धर्म में हस्तक्षेप ना करें। थर्ड है कि धर्म की अवज्ञा करें और फोर्थ है भी किसी भी धर्म को ना माने। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सभी धर्मों का आदर। भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब सभी धर्मों का आदर भारत करता है। भी है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार जो धर्मनिरपेक्षता है इसका मतलब होता है जितने भी धर्म है सबका आदर करना। नेक्स्ट है कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, यानी कि हम कैसे मान लें कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वो जनतांत्रिक था। ऑप्शन ए है कि ये महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचार का प्रतीक है। सेकेंड है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम सम्मिलित थे। थर्ड है कि ये स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था और फोर्थ है इसमें जितनी भी जाति हैं, वर्ग हैं, धर्म हैं, इन सभी ने भाग लिया था। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, इसका मतलब है कि इसमें सभी जातियों के, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोगों ने क्या लिया था, भाग लिया था, यानी सभी लोगों ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया था। हमारा नेक्स्ट है कि फिर से एक गद्यांश दिया गया है क्योंकि हमारे पास 2 गद्यांश आते हैं। इस तरह से टोटल 10 नंबर का गद्यांश आता है और 5 नंबर की हिंदी आती है, यानी 15 नंबर की टोटल हिंदी आती है। और इसमें हमारा सेकंड गद्यांश है कि हमें 76 से 80 के आंसर देने हैं। हमारा सेकंड गद्यांश है विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत् पिंडे तत् ब्राह्मणे की कल्पना की है। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी। मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृत्य रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इसके भव्य, आकर्षक एवं विलावण्यमय रूप सृष्टि से अन्यत्र कहाँ है, अद्भुत है और अद्वितीय है। मानव सौंदर्य, साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही प्रस्तुतों का विधान किया है और सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रियों ने भी इस मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र ही गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के जितने भी अवयव होते हैं यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाए तो सारे प्रभाव जो होते हैं शरीर पर पड़ते हैं। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल और नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से ये गतिशील बपु यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो जाता है। एकाएक मतलब अचानक, अवरुद्ध मतलब रुक जाता है और उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर, विकृत मतलब खराब हो जाने से उसका सारा शरीर दंडित हो जाता है, वे काल कबलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर हम नया पुर्जा लगा दें तो यंत्र को पूर्ववत सुचारू और व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है। तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लाकर शरीर को स्वस्थ और सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया और निरंतर अध्यवसायपूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। ये हमारा गद्यांश है कि हिंदी का पूरा वही लाके इन्होंने रख दिया, बहुत डिफिकल्ट है गद्यांश। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करे, दीर्घायु मतलब बहुत लंबी उम्र प्राप्त करे। यहाँ ये ध्यातव्य है, यहाँ यह मान लेना चाहिए, यहाँ जान लेना चाहिए कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण आवश्यक है, उसी तरह अंग का प्रत्यारोपण से पूर्व भी उत्तर परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे की, यकृत की, आंतों की, फेफड़े की और हमारे हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। तो ये हमारा गद्यांश है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, यानी कि जो हमारा मानव है वो हमारी सृष्टि, हमारे संसार का लघु यानी कि छोटा रूप क्यों माना गया है। ऑप्शन ए है क्योंकि ये हमारे मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। सेकेंड है कि मानव सृष्टि का सिरमौर है। थर्ड है
कि मन की शक्ति अपराजेय है। और फोर्थ है कि लघु मानव ही क्या है, विधाता की सच्ची सृष्टि है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि हमारे मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में क्या होता है, वही हमारी सृष्टि में घटित होता है। व्याख्या भी है तो दिए गए गद्यांश के अनुसार मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही घटित होता है हमारी सृष्टि में। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, यानी जो हमारी वैज्ञानिक दृष्टि होती है उसका अपेक्षाकृत क्या अभाव होता है। ऑप्शन ए है साहित्यकार में, ऑप्शन बी है साहित्य शास्त्री में, ऑप्शन सी है शल्य चिकित्सक में और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य शास्त्री में। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव किस में होता है, तो अगर वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो वो साहित्य शास्त्री में इसका अभाव होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि। ऑप्शन ए है कि मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है, ऑप्शन बी है मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है, थर्ड है कि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, और ऑप्शन डी है कि मानव शरीर विधाता की सृष्टि की क्या है, अनुपम कृति है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर कैसा हो जाता है, यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है न, हमारी व्याख्या भी है कि मानव के शरीर को यंत्रवत इसलिए कहते हैं क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर कैसा हो जाता है, यंत्रवत निष्क्रिय। नेक्स्ट है कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। ऑप्शन ए है कि जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना, ऑप्शन बी है कि मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, थर्ड है कि अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, और ऑप्शन डी है कि शल्य चिकित्सा का महत्व जो है उसको स्थापित करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को कैसा बनाना, सामान्य बनाना। व्याख्या भी है कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती अंग प्रत्यारोपण के द्वारा शरीर को सामान्य बनाने से है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त जो निरामेय शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए है सुंदर, ऑप्शन बी स्वस्थ, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी नवीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वस्थ। अनुच्छेद में प्रयुक्त जो निरामेय शब्द है इसका पर्यायवाची स्वस्थ होता है। निरामेय क्या होता है, स्वस्थ। अब जो है क्वेश्चंस आगे हैं आपके ग्राफ के। ठीक है, हमारा कह रहा है कि रेखा चित्र में सीमेंट के विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाए गए हैं। इसका अध्ययन करना, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये है सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में। ठीक है, ये क्या है, ये है सीमेंट का उत्पादन किसमें, मिलियन टन में दिया गया है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा, यानी कि वो कौन सा वर्ष था जिसमें उत्पादन सबसे कम घटित हुआ था। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा 2015 और 2016। ठीक है, क्योंकि वर्ष 2012-13 में उत्पादन स्तर में कमी कुछ इस तरह से आएगी, फिर 2015-16 में कुछ इस तरह से आएगी, 2016 और 17 में आएगी 60 में से 50 घटाकर 5 मिलियन वर्ष, और इस तरह से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष डेज के दौरान उत्पादन अधिकतम वृद्धि हुई। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा 2013 से 2014 में। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह से सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48। हमारी इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 48। नेक्स्ट हमारा है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में दर्ज किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014 से 2015 में। और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31.8%। ठीक है, 31.8%। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, फिर से हमें एक दिया गया है ग्राफ और इस ग्राफ को देखना है और ग्राफ के आंसर देने हैं। 10 नंबर का इसमें ग्राफ और 10 नंबर की तालिका आती है। नेक्स्ट है कि दिया गया ग्राफ एक वस्तु एक्स के आयत को 2013 से लेकर 2019 के मध्य करोड़ रुपए को दर्शाता है और दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयत में कितनी वृद्धि प्रतिशत थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23%। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे और 23% आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ों में कितना है।
से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 260। व्याख्या भी है कि इस तरह से हमें ग्राफ की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का औसत एक्स के औसत आयात से अधिक था। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 यानी कि 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमारा है कि x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 यानी कि 2, जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर 2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि और सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 64.38%। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और 64.38% आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमें तालिका दे रखी है, इसमें 4 व्यक्ति हैं ABCD और विभिन्न दिनों में वस्तुओं की बिक्री इस तरह से कर रहे हैं। तो पूछा गया है कि मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7:9। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु 35 यानी कि 35 थी। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु 45 यानी कि 45 थी। और जब हमने इसमें अनुपात निकाला तो इसमें से आया था 500 तो 35 और 5 ने 45, तो इस तरह 7:9 आ गया था। कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44.44%। बेची गई वस्तु 20, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु 45। इसमें हम इस तरह से परसेंटेज निकालेंगे, इस तरह से 44.44% आ जाएगा। डी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44.33। ठीक है, अब इष्ट औसत हमने इस तरह से निकाला और इस तरह से हमारा आंसर आ गया 44.33। नेक्स्ट है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28.3%। ठीक है, सप्ताह के 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री 20 प्लस 26 प्लस 41 प्लस 40 बराबर 127। सप्ताह के 4 दिनों में बी वस्तु की बिक्री 45 प्लस 50 प्लस 28 प्लस 40 बराबर 163। और इसमें वृद्धि कितनी हुई 163 माइनस 127 बटा 127 गुणे मल्टीप्लाई 100 बराबर 28.34%। नेक्स्ट है कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5.25। ठीक है, हमने इस तरह से इसको निकाला है और हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दी गई तालिका सारणी का हमें ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और बताना है कि 2017 से 2000 कि भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन टन में हमें इस तरह से हुआ है। ठीक है, हमारी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो इसमें हमें जो था वो बोनस मार्क्स मिला था। ठीक है, इसमें क्या मिले थे, सबको बराबर मार्क्स मिले थे। नेक्स्ट है कि इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। तो वो बाजरा था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि ग्राफ का अध्ययन करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि बाजरा फसल में 2013 से 2017 के मध्य क्या हुई थी, लगातार वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है कि 2010 से 2011 से 2016 से 2017 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 293.86 टन। नेक्स्ट हमारा है कि 2016 से 2017 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट, तो गिरावट जो थी वो राइस यानी कि चावल में दर्ज की गई थी। व्याख्या भी है कि 2016 से 2017 के मध्य चावल के उत्पादन में जो थी वो गिरावट दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है कि आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.90 यानी कि 1.90।
क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में बेटर करने के लिए। और यूपी पेट के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं हुए हैं 2021, 2022 और 2023 में, वो हम सभी लेकर आएंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो हमारे चैनल के साथ आप भी जुड़ जाइए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछा कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी जो है वो आप बताया कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स कि आपको कैसे क्वेश्चंस चाहिए, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, उसी हिसाब से हम लेकर आएंगे। साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं और 2-3 हज़ार बच्चे तो उसमें आंसर देते हैं, तो आप भी आंसर दिया कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।